दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है उन्ना प्रथम। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से करंट अफेयर्स। ठीक है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि परख परख जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सर्वेक्षण है जो कि एनसीईआरटी और जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि द परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण इज कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ विच क्लास। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण किस कक्षा के छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है क्लास थर्ड, सिक्स एंड नाइन्थ। दोस्तों परख सर्वेक्षण के अगर बारे में हम बात करें तो इसमें जो छात्र हैं उनको लैंग्वेज का टेस्ट आता है, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज। इन विषयों पर ओएमआर शीट पर जो स्टूडेंट है वो आंसर देता है। ठीक है, अगर वही हम इसके एम की बात करें कि ये क्यों करवाया जाता है, तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 इसको बढ़ावा देने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड हिमाचल प्रदेश परफॉर्म इन परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवरऑल रैंक कंपेयर टू 2020-21। ये 2021 एनएएस की तुलना में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में हिमाचल का समग्र यानी ओवरऑल रैंक क्या रहा है? ठीक है, तो दोस्तों हिमाचल का रैंक रहा है फिफ्थ। वही अगर हम 2021 की बात करें, 2021 में हिमाचल का रैंक जो था वो 21वां था। तो इस बार हिमाचल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। ठीक है, कुछ एक एडिशनल जानकारी मैं आपको दे दूं, यहाँ पे क्लास थर्ड में पंजाब टॉप पे रहा है और सिक्स क्लास में केरला टॉप पे रहा है। वहीं अगर हम हिमाचल की बात करें, ओवरऑल रैंक तो जो है वो तो है फिफ्थ। क्लियर है, ओवरऑल रैंक जो है वो फिफ्थ है। वहीं अगर मैं बात करूं कि क्लास थर्ड, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्लास थर्ड में जो थर्ड क्लास है इसमें हिमाचल का सेकंड रैंक आया है। सेकंड रैंक क्लास सिक्स, क्लास सिक्स में हिमाचल का पांचवा रैंक है और क्लास नाइन्थ में हिमाचल का चौथा रैंक है। तो ये बहुत अच्छा हमारा रहा है इस बार परफॉर्मेंस। तो आई विश कि आगे भी ही और हिमाचल और तरक्की करे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सवाल क्लियर हो गए होंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बोला है कि जो ये सर्वेक्षण है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी सर्वे किए जाते हैं, कोई स्कीम अनाउंस होती है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न भी हिमाचल से ही रिलेटेड है। द एनुअल हाई एल्टीट्यूड पिलग्रिमेज टू श्रीखंड महादेव इन जुलाई टेक्स प्लेस इन विच स्टेट? जुलाई में श्रीखंड महादेव की वार्षिक उच्च ऊंचाई वाली तीर्थ यात्रा किस राज्य में होती है? तो आई होप ये सभी को पता होगा। तो ये होती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और ये जो श्रीखंड महादेव है ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। फिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है श्रीखंड महादेव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द 27th मीटिंग ऑफ ईस्टर्न जोनल काउंसिल वाज हेल्ड ऑन जुलाई 10th 2025 इन विच सिटी? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है सारी मीटिंग्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आता है रांची। तो ये मीटिंग हुई है रांची में। ठीक है,
ईस्टर्न जोनल काउंसिल, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। हर एक एरिया की अपनी अपनी एक परिषद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उल्लेख कर रहे हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द 27th मीटिंग ऑफ ईस्टर्न जोनल काउंसिल वाज चेयर्ड बाय। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि हर एक जोन की एक काउंसिल है, ठीक है। और जब भी किसी भी काउंसिल की मीटिंग होगी, उसको जो चेयर करेंगे वो करेंगे हमारे यूनियन होम मिनिस्टर। क्लियर है। तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर यानी केंद्रीय गृह गृह मंत्री, जैसे कि आप सभी को बताया जो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अमित शाह जी हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वो भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय इट्स चीफ मिनिस्टर एट 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में किस राज्य का प्रतिनिधित्व उसके मुख्यमंत्री द्वारा नहीं किया गया। ठीक है। नॉर्मली एक प्रोटोकॉल होता है कि ये जो काउंसिल मीट्स होंगी, काउंसिल मीटिंग्स में जो मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है, अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया। क्लियर है। कारण कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल कारण भी हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, द इंडियन गवर्नमेंट इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली अंडर विच मिशन। ठीक है। भारत सरकार किस मिशन के तहत नई दिल्ली में पहला अंतरराष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं कि ये पहला अंतरराष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन है। तो जब भी पहली कोई चीज होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, या जो लेटेस्ट होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये सितंबर में दिल्ली में होने जा रही है। ठीक है। आपको ऑप्शन दे रखी हैं, डिजिटल इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ज्ञान भारतम मिशन एंड मेक इन इंडिया मिशन। तो दोस्तों इसका आंसर है ज्ञान भारतम मिशन। तो इसमें जितनी भी हमारी पांडुलिपियां हैं, इंस्क्रिप्शन है, उन सभी को डिजिटलाइज किया जा रहा है ज्ञान भारतम मिशन में। तो इसी को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे ये मीटिंग की जा रही है, जहां पे भारत का मकसद दुनिया को ये दिखाना है कि हमारी जो सभ्यता है वो कितनी पुरानी है। ठीक है। तो यहां तक आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आठवां हमारा सवाल है, which new Indian site was recently added to UNESCO World Heritage List on July 11-12, 2025? हाल ही में 11-12 जुलाई 2025 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन सा नया भारतीय स्थल जोड़ा गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, यूनेस्को जो है जितनी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिनकी कोई ना कोई एक अपना हिस्टोरिकल वैल्यू है, यानी उसके साथ कोई ना कोई हिस्ट्री जुड़ी हुई है, उसको वो हेरिटेज का दर्जा देता है। हेरिटेज का मतलब ये हुआ कि वो जो धरोहर है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर देश की नहीं है, वो पूरे विश्व की है, क्योंकि उसके साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। क्लियर है। तो प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो मराठाओं द्वारा जो एरिया कवर किया है, दक्कन का एरिया जिसे हम बोलते हैं, तो मराठाओं द्वारा जितने भी किले बनवाए गए थे, या जिन किलों को मराठाओं ने जीता था, उन सभी वो जो लैंडस्केप है टोटली, उसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जिसके बारे में हमने अभी बात की। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड्स हाउ मेनी फोर्ट्स। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे मराठाओं द्वारा जीते गए किले और मराठाओं द्वारा बनाए गए किले, इसमें सभी इन्वॉल्व है। ठीक है, जिसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो किलों की संख्या है 12। क्लियर। दोस्तों, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो आप प्लीज उसको मैसेज में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे से हमें भी डेवलप करने के लिए, जब तक हमें अपनी गलतियां पता नहीं चलेंगी तब तक हम डेवलप कैसे करेंगे। तो मेरी सभी को ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज उसको मैसेज में मेंशन जरूर करें। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10th क्वेश्चन है एज ऑफ द रीसेंट एडिशन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि हाल ही में जारी सूची के अनुसार भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों, भारत में अब क्योंकि मराठाओं के इस इसको हेरिटेज घोषित कर दिया गया है, तो अब कुल संख्या हो जाती है हमारी 44। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स हैं, तो जो मैक्सिमम है वो है इटली में। और सेकंड नंबर पर आता है चाइना। सेकंड नंबर पर चाइना आता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 11वां प्रश्न है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 व्हाट इज इंडियाज रैंक आउट ऑफ 148 कंट्रीज। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस को एक में ही कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन इशू करता है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इशू करने वाली संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको इशू करता है। तो पहला प्रश्न तो यही है, मैंने इसी में ही ऐड कर दिया है ताकि वक्त ज्यादा ना लगे। कई बार वीडियो लंबा हो जाता है तो स्टूडेंट उसमें फिर स्किप करने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको मिस कर जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे इंडिया का रैंक जो है 148 कंट्रीज में सर्वे किया गया, जिस पे आधारित ये रिपोर्ट है। तो यहाँ पे इंडिया का रैंक जो है 131 है। क्लियर। आउट ऑफ 148 कंट्रीज इंडिया का रैंक जो है 131 है। क्लियर। और अगला जो प्रश्न है वो जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न है इंडियाज लो स्कोर्स इन द ग्लोबल जेंडर गैप। इंडियाज लो स्कोर्स इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स आर पर्टिकुलरली हाईलाइटेड इन विच एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर एरिया पूछ रहा है कि कहाँ पे इंडिया के जो स्कोर है वो बहुत कम आया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ सर्वाइवल। क्लियर है। जेंडर गैप यानी जहां महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो गैप है उसमें देखा जाता है। तो यहाँ पे जो ग्रे एरिया पाया गया है वो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, जहां महिलाएं जो है वो इकोनॉमिकली इतनी सक्षम नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली हमारा जो समाज है वो मेल डोमिनेटेड रहा है। फिर भी आज की तारीख में तो महिलाएं जो है काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ठीक है। जैसे हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक में इंडियन मेल्स हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन जो आईएमएफ है, आईएमएफ में इंडियन बॉर्न गीता गोपीनाथ, जिन्होंने आई थिंक
फिलहाल में रिजाइन किया है, तो वो आगे काफी हाईएस्ट पोजीशन पे थी। ठीक है, तो एरिया जो है जहाँ पे जो इंडिया की ग्रेप एरिया है, दैट इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ द वुमेन। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने प्रश्न आज तैयार किए हैं, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्लियर है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम 21st कंट्री टू अडॉप्ट यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पे दो प्रश्नों को एक ही में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर ये पूछ लिया गया कि यूरो कितने देश अपनाते हैं यूरोपियन यूनियन में से, तो 21 कंट्रीज आ जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो प्रश्न है कि कौन सा देश 21वां देश बन गया है, दोस्तों ये बन गया है बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है 21st कंट्री बन गया है जिसने आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो को अपना लिया है। फिर यहाँ ऑप्शन में आपको क्रोएशिया भी देखने को मिल रहा है। अगर प्रश्न ये आता है कि 20वां देश कौन सा था, तो 20वां देश था क्रोएशिया। ठीक है, और 21वां बन चुका है अब बुल्गारिया। डन। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि बुल्गारिया की कैपिटल कौन सी है? कृपया मैसेज बॉक्स में मैसेज जरूर करें, बुल्गारिया की कैपिटल कौन सी। ठीक है, अगर मैसेज नहीं आता है तो मैं अगले वीडियो में इसका उल्लेख करूँ। 14वां प्रश्न है, वेयर वाज द नाटो मीटिंग हेल्ड इन 2025 एंड हाउ मैनी टोटल मेंबर्स डज नाटो करंटली हैव। अगेन मैंने दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया है और बहुत सारे प्रश्न ही इसी में आ जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं नाटो की फुल फॉर्म जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहला प्रश्न तो यही आ जाता है। आगे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आता है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों नाटो की स्थापना जो है 1949 में हुई थी। जैसा आपको पता है, रशिया और अमेरिका में कोल्ड वॉर, ठीक है, कोल्ड वॉर थी उस टाइम पे, चले भी अब वर्तमान में भी है। तो यहाँ पे अमेरिका ने एक संगठन की स्थापना की, नाटो। वर्तमान में इसके 32 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसल्स में है, बेल्जियम में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस कौन सा है, तो वो भी नाटो है। क्लियर है? तो 2025 में जो नाटो की मीटिंग हुई है वो हुई है दहेग में। दहेग, दहेग जो है वो नीदरलैंड्स का एक शहर है। ठीक है, यहीं पे दहेग में ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। ठीक है, और टोटल मेंबर, तो दो प्रश्न मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, तो टोटल मेंबर्स जो हैं नाटो के वर्तमान में है 32। ठीक है, लेटेस्ट मेंबर जो बना है नाटो का वो है स्वीडन। फिर इसी नाटो को लेकर ही रशिया और यूक्रेन में युद्ध हुआ, जैसा आपको पता ही है, क्योंकि यूक्रेन मेंबर बनना चाहता था नाटो का। डन। यहां से बढ़ते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। और आखिरी प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड इनिशिएटेड बाय सेंटर एंड यूनिसेफ फॉर करियर काउंसलिंग इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, EMRS। अगेन दोस्तों मैंने इसको दो क्वेश्चंस को इकट्ठा कर दिया है कि ये जो मिशन है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का, तो सेंटर भारत की सरकार जो है किस संस्था के साथ मिलकर ये चला रही है? तो दोस्तों ये है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के साथ मिलकर ये चला रही है। इसका बेसिकली रोल क्या है कि जितने भी एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं वहां स्टूडेंट्स की जो बौद्धिक क्षमता है उसको जज करना, स्टूडेंट्स को गाइड करना, और करियर काउंसलिंग, एनआईटी अपना आईआईटी की तैयारी करवाना, फिर उसके बाद जेई की तैयारी करवाना, सॉरी जेई के थ्रू ही आईआईटी में जाएंगे, और नीट की। और इसके लिए टाटा ग्रुप भी आगे आया है। टाटा ग्रुप जो है इनके लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम कुछ करने वाला है, हाल ही चर्चा में था। ठीक है, वहीं अगर हम इस मिशन की बात करें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो दोस्तों ये है तलाश। तो मिशन का नाम है तलाश। ठीक है,
वहीं अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तलाश की फुल फॉर्म क्या है, अगेन मैं पहले भी बता रहा हूँ कि जितने भी इस तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? तलाश की जो फुल फॉर्म है, ये है ट्राइबल एप्टीट्यूड, ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब। ये है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म, ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब, ठीक है? अगर हम ट्राइबल स्कूल्स की, एकलव्य स्कूल्स की बात करें तो ये 1998-99 में ये शुरू हुआ था, ठीक है? और इसको रिवैम्प किया गया 2018 में। तो जितने भी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ट्राइबल जनजाति है, ये ट्राइब्स हैं, तो ये स्पेशली उनके लिए है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें सारे के सारे जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ सकते। हाँ, उनकी एक लिमिट है कि 10% से ज़्यादा उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्लियर? वहीं अगर आपसे सवाल पूछ लिया गया कि ट्राइब्स तो हिमाचल में भी हैं, तो हिमाचल में कहाँ-कहाँ एकलव्य स्कूल? तो दोस्तों नोट कर लीजिए, हिमाचल में पहला जो स्कूल है, वो है पांगी में। जैसा आपको पता है कि पांगी जो पड़ता है, ये चंबा में पड़ता है। देन हरमौर, हरमौर भी चंबा में है। इसके बाद लाहौल में है, लाहौल, लाहौल स्पीति, चले आता हूँ, लाहौल स्पीति में है। और चौथा स्कूल जो है, वो है निचार में, और निचार पड़ता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो दोस्तों ये हैं हिमाचल में एकलव्य। फिर ये जो इनिशिएटिव है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिमाचल के लिए, ठीक है? तो आने वाले जितने भी टीजीटी के स्टूडेंट्स हैं, जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ समाप्त होते हैं हमारे 15 प्रश्न। अगले वीडियो में फिर से मैं 15 प्रश्न लेके आऊँगा, ठीक है? तो मैं अभी ये जल्दी-जल्दी वीडियो डाल रहा हूँ ताकि जो बैकलॉग है, ताकि हम आज जैसे 27 तारीख है, तो इसको हम 27 तारीख तक ले आएँ, फिर उसके बाद जो वीकली एनालिसिस हम किया करेंगे, तो उस पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करें। क्लियर है? तो दोस्तों आई होप जितने भी प्रश्न हैं, ये आपके काम आएँगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। अगर आप भी चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूर मेंशन कीजिए आप, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो बेल आइकन बजाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के बारे में नोटिफ़िकेशन मिल सके। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।